सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 3 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर होगा अश्विनी भाटिया को। तो ये अश्विनी भाटिया ये अभी तक एसबीआई में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, लेकिन अब इन्हें एसबीआई में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। देखो एक्चुअली में अभी बैंक बोर्ड्स ब्यूरो ने 3 बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर के नामों की सिफारिश की है। एक तो यही हो गए एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भाटिया, बाकी 2 भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो पीपी सेन गुप्ता हैं, इनको इंडियन ओवरसीज बैंक का अगला एमडी सीईओ बनाया जाएगा और मातम वेंकट राव इनको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अगला एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। बाकी कल ही हम लोगों ने ये पढ़ा था वसंत राव सत्य वेंकट इन्हें सिडबी का नया डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। अच्छा, डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपको याद आ गया होगा, जनवरी में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे कौन, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अब आप लोग सोचोगे जनवरी में ही तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे, अब ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर अभी 2-4 महीने में कैसे बन गए। तो देखो इसका आंसर ये है कि एसबीआई में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये जो अश्विनी भाटिया बने हैं ये पीके गुप्ता की जगह बने हैं। पीके गुप्ता ये अभी मार्च में ही रिटायर्ड हो गए थे, तो इनका नाम अब आपको ध्यान रखना है। बाकी एसबीआई की बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन एक ही है, रजनीश कुमार हैं, और याद होगा कुछ समय पहले इनको इंडियन बैंक एसोसिएशन का भी अध्यक्ष बनाया गया था। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नाम की बुक को किसने लिखा है। तो सही उत्तर होगा मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने ये बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नाम से एक बुक लिखी है। तो इस बुक में कोरोना वायरस की उत्पत्ति, इसके प्रसार के बारे में और इसे दुनिया को कैसे उथल पुथल कर दिया है, इस सब के बारे में बताया गया है। बाकी जेके राउलिंग की बात करेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, इनकी बुक आई थी द इकाबोग। हैरी पॉटर जो सीरीज है वो इन्होंने लिखी है। बाकी वी कृष्ण स्वामी की बात करेंगे, इन्होंने पीवी सिंधु के ऊपर बुक लिखी थी कौन सी, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। और सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, इन्होंने भी बुक लिखी थी हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है। आपसे पूछा जा रहा है ये जो निसर्ग नाम है ये नाम किस देश ने दिया है। तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। तो अभी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विभाग ने अरब सागर के ऊपर मंडरा रहा है जो चक्रवाती तूफान निसर्ग, ये 3 जून यानी कि आज महाराष्ट्र और गुजरात से टकरा सकता है, ऐसी चेतावनी दी है। तो आपको इस प्रश्न से क्या याद रखना है, ये जो निसर्ग नाम दिया है किस देश ने दिया है, बांग्लादेश ने दिया है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रह्मांड। और इससे पहले आपको याद होगा अम्फान नाम का जो तूफान आया था जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से टकराया था, उसका नाम किसने दिया था, थाईलैंड ने नाम दिया था। क्या नाम दिया था, अम्फान। देखो वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चलो एक बार फिर मैं बता देता हूँ। 2004 से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों के नाम दिए जा रहे हैं। कौन से देश देते हैं नाम, भारत समेत 8 देश नाम देते हैं। अच्छा, वो 8 देश कौन कौन से हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अगर मैं आपको बताऊं तो बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि जब नाम दिए जाते हैं ना तो वो भी इसी सीक्वेंस में दिए जाते हैं। मतलब पहला नाम बांग्लादेश देगा तो दूसरा भारत देगा तो तीसरा मालदीव देगा। और आपको बता दूं अभी अप्रैल में ही भारतीय मौसम विभाग ने नई नामों की सूची जारी की है, क्योंकि इससे पहले वाली जो पुरानी सूची थी उसके सारे नाम दिए जा चुके थे। जो अम्फान नाम था वो पुरानी वाली सूची से ही लिया गया था और वो सूची का, उस लिस्ट का आखिरी नाम था। और इस बार ये जो नाम दिया गया है निसर्ग, ये नई वाली जो लिस्ट आई है उसका पहला नाम है। बात आपको समझ में आ रही है। और ये नाम किसने दिया, तो बांग्लादेश ने दिया है। अच्छा, इसके बाद अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में कोई भी चक्रवात आता है तो उसका नाम कौन देगा, तो उसका नामकरण करेगा भारत। और क्या नाम देगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अग्नि नाम देगा। देखो इस लिस्ट में नाम दिए हैं 8 देशों ने, हर देश 8 नाम देता है। तो 8 देश 8-8 नाम दे रहे हैं, तो टोटल एक लिस्ट में कितने नाम होते हैं, 8 × 8 64 नेम होते हैं। तो ये भी थोड़ा सा बेसिक जानकारी याद रखना। बाकी भारतीय मौसम विभाग की बात करेंगे, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय महापात्रा, और इन्हीं को साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को कितने तक का ऋण दिया जाएगा। तो आंसर होगा 10,000 रुपए। तो अभी भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो लोग सड़क किनारे दुकान लगा करके, ठेले लगा करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। तो उनकी मदद के लिए
अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को मंजूरी दे दी है। इसी योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए उन्हें 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा, वो भी बिना किसी गारंटी के, जो उन्हें 1 साल के अंदर चुकाना होगा। तो इस योजना से 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंचने की उम्मीद है और इसके लिए भारत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की राशि रखी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इस योजना की जो घोषणा है वो हमारी जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की घोषणा के दौरान कर दी थी। एक्चुअली में मैंने आप लोगों को बताया था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है और ये जो राशि है 20 लाख करोड़ रुपए, ये भारत की जीडीपी का 10% है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइस, एक इंपॉर्टेंट सूचना है आप सभी लोगों के लिए। वीकली करंट अफेयर्स कौन से महीने का? मई महीने का, उसका लास्ट वाला वीक यानी कि 4th वीक का 2nd वाला पार्ट, वो हम आज शाम को कवर करेंगे, शाम को 6 बजे। यानी कि उसमें 27, 28, 29, 30, 31 इन 5 दिनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। कब अपलोड होगा याद रखना, शाम को 6 बजे। तो लेट मत होना, शाम को 6 बजे मिलते हैं। और गाइज, अगर आप अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं और उससे अगर आपको हेल्प मिलती है तो एक छोटी सी हेल्प आप मेरी कर सकते हैं। वहां पे अगर कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार आप क्लिक जरूर कर दिया करें। तो इसके रिजल्ट में उस एप्लीकेशन को और बेहतरीन बनाने में मुझे थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सचिव का पदभार संभाला है, सेक्रेटरी बन गए हैं? सही उत्तर होगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो अभी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने इस्पात मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सचिव का पदभार संभाल लिया है, यानी कि इसके वो सेक्रेटरी बन गए हैं। अच्छा देखो, यहीं पे एक और अपॉइंटमेंट मैं आपको बताता हूँ। अभी आर के चतुर्वेदी जो है, इन्हें भी रसायन व पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट का सचिव बना दिया गया है, मतलब इन्होंने पद ग्रहण कर लिया है। बाकी अरविंद कुमार शर्मा आप जानते ही हो, एमएसएमई मंत्रालय का सचिव बनाया गया था और गिरधर अरमाने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव बनाया गया था। अच्छा, हमारे इस्पात मंत्री कौन है, स्टील मिनिस्टर कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर होगा उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा सरकार ने किसानों और प्रवासी कामगारों सहित कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित लोगों की आजीविका में मदद करने के लिए ये विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है। तो इस योजना में जून 2020 से मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी उड़ीसा सरकार और इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा ताकि कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, मनरेगा, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार पैदा किए जा सके। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल कर लिया गया है। तो अब इसमें टोटल 20 राज्य शामिल हो चुके हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड को मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। बाकी उड़ीसा की बात है तो ये रहा मैप में उड़ीसा, कैपिटल भुवनेश्वर है। आपको याद होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण आपका यही हुआ था। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और नवीन पटनायक से क्या याद आता है? अभी पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। पेटा क्या है? ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। अभी यहीं पे मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल भी शुरू हुई थी और यहाँ पे एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको। कोई भी योजना हो गई, कोई भी पहल हो गई, इनिशिएटिव हो गई, अगर वो मो से शुरू हो रही है तो वो उड़ीसा की है। इसके अलावा अभी उड़ीसा ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख देने की घोषणा की थी। अच्छा, एक प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लैक पगोडा टेम्पल किसे कहते हैं? कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं, जो कि उड़ीसा में है। और आपके पास 10 रुपए का नोट होगा, उसमें देखना चित्र अंकित है कोणार्क सन टेम्पल का ही। अच्छा, कोणार्क सन टेम्पल अभी न्यूज में भी था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि अभी भारत सरकार इसके सौरकरण यानी कि सोलराइजेशन की योजना भी बना रही है। इसके अलावा हमारे भारत का सबसे लंबा डैम, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, वो उड़ीसा में ही है। क्या नाम है? हीराकुड डैम है। और किस नदी पर है? ये भी याद रखो, महानदी पर है। इसके अलावा बाराबत्ती स्टेडियम पूछा जाता है स्टैटिक में, और बैंक के एग्जाम में तो कई बार पूछ लिया गया है ये। तो कहां पर है ये? कटक उड़ीसा में है। इसके अलावा याद रखना, भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील यहीं पर है, चिल्का लेक।
अच्छा, इसके अलावा ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील है। खारे पानी की ये झील है, इसका नाम क्या है? चिल्का लेक है। यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व आप याद रखो जो कि काफी बार एग्जाम में आते हैं, सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो आंसर होगा रानी रामपाल। रानी रामपाल ये हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम के कैप्टन है और अभी इन्हीं के नाम की सिफारिश की है हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के लिए। इन्हीं के साथ अर्जुन अवार्ड के लिए वंदना कटारिया, मोनिका और जो पुरुष टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह, उनके नाम की सिफारिश की गई है। कुछ और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने महिला पहलवान है विनेश फोगाट, उनके नाम की भी सिफारिश की है इसी खेल रत्न सम्मान के लिए। और टेबल टेनिस फेडरेशन ने मनिका बत्रा के नाम की सिफारिश की है। और परसों हम लोगों ने पढ़ा था बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के नाम की सिफारिश की थी इस राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के लिए। और उससे पहले नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अंजुम मुदगल के नाम की सिफारिश की थी। तो पुराने पॉइंट्स भी ध्यान रखना, मैंने आपको एक साथ सारे बता दिए हैं। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने एमएसएमईज को सशक्त यानी कि एम्पावर बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने। तो भारत के प्रधानमंत्री हैं ये नरेंद्र मोदी जी, और इन्होंने अभी एमएसएमई सेक्टर्स को मदद करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए चैंपियंस नाम से एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अच्छा, चैंपियंस का भी मतलब है यहाँ पे, क्या मतलब है? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ रिसेंट प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है एमएसएमई सेक्टर्स की जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, जो स्मॉल यूनिट्स हैं, उनको प्रोत्साहित करना, उन्हें एनकरेज करना और उनकी शिकायतों का समाधान करना, उनकी मदद करना। साथ में एमएसएमई सेक्टर्स में नए अवसर पैदा करना, जैसे कि भैया पीपीई किट बना लो, मास्क बना लो, और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सप्लाई करने में भी मदद करेगा ये पोर्टल। अच्छा, कल भी अगर आप लोगों ने हमारा करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माई लाइफ माई योगा नाम से प्रतियोगिता शुरू की थी। अच्छा, एमएसएमई मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और एमएसएमई मंत्री कौन है हमारे? तो नितिन गडकरी जी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। वैसे तो ये प्रश्न मैं आपसे काफी बार पूछ चुका हूं, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, चलो पूछ ही लेते हैं एक बार। आप मुझे बताओ एमएसएमई डे ये हमने कब मनाया, कब मनाते हैं हम एमएसएमई डे? बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक बहुउद्देशीय कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो सही उत्तर होगा डीआरडीओ ने। तो अभी डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक कीटाणु शोधन यूनिट यानी कि डिसइंफेक्शन यूनिट बनाई है। ये एक बहुउद्देशीय इकाई है, मतलब यहाँ पे आप पीपीई किट को, कपड़ों को या दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उन्हें कीटाणु मुक्त कर सकते हो इसका इस्तेमाल करके। तो ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, 2 वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा, जिसका नाम है ओजोनेटेड स्पेस और त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी। बाकी डीआरडीओ की बात करेंगे तो डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब नासा की स्थापना हुई थी। हमेशा ऐसे ही बताता हूं मैं आप लोगों को ताकि दोनों चीजें आपको एक साथ याद रहे। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, हेड है जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अभी आपको याद होगा डीआरडीओ ने केमिकल फ्री कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर भी बनाया था। उसके अलावा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन भी बनाया था, जिसका नाम क्या रखा था? आईना, AINA। और उसके पहले ध्रुव्स, DHRUVS, ध्रुव्स नाम से अल्ट्रा वायलेट बेस्ड सैनिटाइज भी विकसित किया था इसने। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जो स्पेशली कोविड-19 पेशेंट्स के लिए 1 लाख बेड तैयार कर चुका है। तो उत्तर प्रदेश की जितने भी 75 जिले हैं, वहां पे टोटल बेड्स को मिलाकर के कोविड-19 मरीजों के 1 लाख से ज्यादा बिस्तर तैयार हो चुके हैं।
अब बात उत्तर प्रदेश की है तो कल भी हमने उत्तर प्रदेश से एक न्यूज पढ़ी थी कि उत्तर प्रदेश 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगा। मतलब सड़क के दोनों साइड में हर्बल पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, नीम के, पीपल के, जिनसे औषधियां तैयार होती है। आप मैप में देखिए, ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल इसकी क्या है? लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। आपके जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अभी आपको याद होगा सभी जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर सुविधा देने वाला पहला राज्य भी बना था उत्तर प्रदेश। उसके अलावा पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य भी बना था उत्तर प्रदेश। और वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। उसके अलावा जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। गूगल के साथ मिलकर के इसने ये शुरू किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन और आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन को भी शुरू किया था। और यूपी स्टार्टअप फंड को भी इसने शुरू किया था सिडबी के साथ मिलकर के। उसके अलावा याद रखना, उत्तर प्रदेश का जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो पहला सरकारी अस्पताल बना था प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला। अभी यहीं पे ही अन्नपूर्णा और आपूर्ति पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। कुछ और जानकारी मैं आपको दूं तो देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी आपके उत्तर प्रदेश में बनेगी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। उसी तरह से देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी भी बनेगी आपके ग्रेटर नोएडा में। देश का पहला जल चिकित्सालय आपके मथुरा में है ही सही। और देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल ये भी उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनेगा। तो ये सब कारण थे जिनके कारण अभी यूपी न्यूज में था, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने सी टेप पहल यानी कि इनिशिएटिव को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो अभी WHO ने सी टेप पहल की शुरुआत की है। सी टेप मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। और इसका उद्देश्य है रिसर्च और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करके टीके यानी कि वैक्सीन और दवाओं के विकास में तेजी लाना और विकसित किए गए किसी भी प्रोडक्ट्स, किसी भी उत्पाद के निर्माण की क्षमता को बढ़ावा देना। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और यही कारण है कि हम हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड है टेड्रोस अधानोम। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ अमेरिका ने देखो WHO को फंडिंग देने से पहले मना कर दिया था। उसके बाद अब इसने WHO से पूरी तरह से अलग होने की घोषणा कर दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी भारत को 3 साल के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया था। और भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। अच्छा, मुझे आप लोगों को एक और पॉइंट बताना था। कल वाले वीडियो में जब हमने पढ़ा था कि हम 1 जून को मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, तो वहां पे आप उसकी थीम करेक्ट कर लीजिए। कल वैसे मैंने आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट करवा दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं, अगर किसी ने कमेंट बॉक्स नहीं देखा होगा तो आप उसे करेक्ट कर लेना। देखो कल मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये जो वर्ल्ड मिल्क डे हम मना रहे हैं ये इसका 20वां एडिशन है, 20वां संस्करण है। तो बस वही थीम है, 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। तो इतना सा आप करेक्शन कर लेना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा किरेन रिजिजू ने। ये हमारे युवा व खेल मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू, और इन्होंने अभी खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ये देश भर के उन सभी एथलीट्स के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। इसमें उन सभी युवा एथलीटों को शिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, जो महामारी के कारण कुछ हफ्तों से अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था फोर्ब्स ने हाईएस्ट पेड प्लेयर्स की लिस्ट जारी की है, उसमें टॉप पर कौन है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रॉजर फेडर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ में, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे प्लीज इसे एक बार शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं।
तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।